डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आज के इस लेक्चर में हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में से लिक्विड अमोनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को, या यूँ कहें कि हम सॉल्वेंट्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें कम या अधिक मात्रा में आयनाइजेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स का अधिक महत्व रहता है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स का महत्व अधिक पाया जाता है। इस कारण यहाँ हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स का अध्ययन करेंगे और आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स के रूप में हमारे सिलेबस में दो सॉल्वेंट हैं, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज के इस लेक्चर में हम लिक्विड अमोनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के रूप में, तो लिक्विड अमोनिया बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे हम इजी गोइंग काम में ले सकते हैं और इसके गुण लगभग जल जैसे ही होते हैं। जैसे इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, ये भी एच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इस कारण बहुत सी कार्बनिक और अकार्बनिक जो प्रोसेस हैं उनमें अमोनिया को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सल्फर डाइऑक्साइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनका कंपैरेटिव स्टडी हमने वाटर के साथ इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिया था। यहाँ इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से लिक्विड अमोनिया की जो रिएक्शंस है जिसके कारण इसकी विशिष्टता पाई जाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिक्विड अमोनिया की रिएक्शंस में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन ग्राही के रूप में या प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ के रूप में बिहेव करता है। अमोनिया NH3 में sp3 संकरित अवस्था होती है और इसमें N के ऊपर एक लोन पेयर पाया जाता है। ये लोन पेयर ये पॉजिटिव स्पीसीज को देकर उसके साथ बॉन्डिंग करने का टेंडेंसी रखता है। तो ये लोन पेयर देने की प्रवृत्ति के कारण ही H+ प्रोटॉन से जुड़कर अमोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन ग्राही के रूप में बिहेव करता है। ये अभिक्रिया ठीक उसी प्रकार से है जैसे वाटर मॉलिक्यूल करता है। जब हम अमोनिया और वाटर के एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ जब हम रिजल्ट प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि H2O मॉलिक्यूल भी प्रोटॉन ले सकता था और अमोनिया मॉलिक्यूल भी प्रोटॉन ले सकता है, लेकिन जब दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो अमोनिया ने H2O मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ले लिया और NH4+ बना लिया। अतः हम कह सकते हैं कि अमोनिया का प्रोटॉन के प्रति जो एफिनिटी है या प्रोटॉन ग्रहण करने का जो प्रवृत्ति है वो H2O मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण जब हम दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल है उसको अमोनिया के अंदर जब डिजोल्व करते हैं तो वो प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करने लग जाता है। एसिटिक अम्ल को अगर हमने वाटर के अंदर डिजोल्व करके रखते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो दुर्बल अम्ल के रूप में बिहेव करता है। लेकिन उसी एसिटिक अम्ल को यदि हम अमोनिया के अंदर डिजोल्व करके रखेंगे उस कंडीशन में वो एसिटिक अम्ल
प्रबल अम्ल के रूप में बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन NH3 मॉलिक्यूल के द्वारा एसिटिक अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए एसिटिक अम्ल तेज़ी से अपना प्रोटॉन देता है और तेज़ी से प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति के कारण उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। अमोनिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये किसी पॉजिटिव आयन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ ये जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को अमोनिनेशन कहते हैं या अमोनीकरण कहते हैं। यहाँ पर जब अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को देता है तो हम कहते हैं कि अमोनिया लुईस क्षार के रूप में बिहेव करता है। तो ये लुईस क्षारक का काम कर रहा है। यहाँ ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में हम देख सकते हैं कि BF3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है NH3 अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये लवण के रूप में बन जाता है। यहाँ पर ये क्षार और ये अम्ल के रूप में बिहेव करता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये दूसरी रिएक्शंस है। इनमें यहाँ ये जो रिएक्शंस को हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सिल्वर के जो एक्वस लवण हैं उनके साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है तो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है वो H2O मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो H2O मॉलिक्यूल है वहाँ पर O के पास लोन पेयर है और NH3 में N के पास लोन पेयर है। लेकिन अमोनिया जल की तुलना में अधिक उत्तम लुईस क्षारक है। इस कारण से ये जल के अणुओं को विस्थापित करके खुद जुड़ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। तो ये हमने अम्ल क्षार जो परिकल्पनाएं हैं उनमें भी पढ़ा कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है या अमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसमें सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं। जब हम सॉल्वेंट डेफिनेशन के द्वारा अम्ल क्षार को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि इस सॉल्वेंट में घुलने वाला पदार्थ यदि NH4+ आयंस की सांद्रता को बढ़ाएगा तो वो अम्ल कहलाएगा, और यदि इस अमोनिया विलायक में घुलने वाला विलेय पदार्थ NH2- आयंस की सांद्रता को बढ़ाएगा तो वो क्षार कहलाएगा। तो जो अमोनिया के लवण होते हैं वो अमोनिया लवण अमोनिया विलायक में डिजोल्व होने पर NH4+ आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं, इसलिए वो अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा जो लवण या जो पदार्थ NH2- आयन या एमाइड आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे वो क्षार की तरह बिहेव करेंगे। तो ये उसी प्रकार का प्रोसेस है जैसा वाटर मॉलिक्यूल में होता है। वाटर मॉलिक्यूल भी आयनाइज होकर OH- आयन और H3O+ आयन देता है। तो हम कहते हैं कि जहाँ H3O+ आयन की सांद्रता बढ़ती है वो अम्ल कहलाते हैं, और जहाँ OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है तो वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर OH- आयन और NH2- आयन एक दूसरे के संगत हैं, लेकिन जो एमाइड आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में अधिक प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है मेटाथेटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में विलायक के अंदर घुलने वाला या इंटरेक्शन करने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ की इंटरेक्शन या अभिक्रियाओं के द्वारा जो पदार्थ बनेंगे उनकी अविलेयता या विलेयता में डिफरेंस होने की वजह से
अवक्षेपण की अभिक्रिया होती है। जिस पदार्थ की विलेयता कम होती है या अविलेयता अधिक होती है वो उतना ही अधिक जल्दी या तीव्रता से अवक्षेपित हो जाता है। तो कोई अगर कॉमन पदार्थ हम लें तो उस पदार्थ की द्रव अमोनिया और जल के अंदर जो विलेयता है उस डिफरेंस के आधार पर हम अवक्षेपण की जो अभिक्रिया है उसकी तीव्रता को नोटिस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अमोनिया और H2O में से जो प्रॉपर सॉल्वेंट है उसका यूज कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो अमोनियम लवण है वो अन्य लवणों की अपेक्षा द्रव अमोनिया में अधिक विलेय हो जाते हैं और वहाँ पर जब उनकी रिएक्शन से हम करवाते हैं तो जिन ध्रुवीय पदार्थों में या लवणों में सहसंयोजी गुण अधिक होते हैं वो अधिक आसानी से अमोनिया विलायक के अंदर अवक्षेपित हो जाते हैं। विलेयता के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी हैं जो वाटर सॉल्वेंट के अंदर तो संभव नहीं है लेकिन अमोनिया के अंदर उनको संपन्न करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को जो रिएक्शन हम करवाते हैं तो वो अभिक्रिया अमोनिया का जो साल्ट है या अमोनियम विलयन है वहाँ पर आसानी से संभव हो सकती है क्योंकि वहाँ पर वो अवक्षेपित हो सकता है। अगर हम ये अभिक्रिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो वहाँ पर ये जो बनने वाला साल्ट है ये जल के द्वारा अपघटित हो जाएगा और अवक्षेपण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है एमोनोलिसिस रिएक्शन या एमोनो अपघटनीय अभिक्रियाएं। जिस प्रकार जल अपघटन की अभिक्रिया होती है उसी प्रकार अमोनिया भी अपघटन की अभिक्रिया में भाग लेता है और जब अमोनिया किसी पदार्थ के साथ अपघटन की अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम अमोनो अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ये लिक्विड अमोनिया वाटर की तरह ही जैसे यहाँ पर NaOH वाटर के द्वारा जल अपघटित हो रहा है इसी प्रकार NaH अमोनिया के द्वारा अपघटित हो रहा है। तो ये अमोनोलिसिस या अमोनिया अपघटन अभिक्रिया है। जो इनऑर्गेनिक कोवलेंट हैलाइड्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो लगभग वैसा ही होता है जैसा एक्वा सॉल्वेंट के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर SO2 Cl2 NH3 अमोनिया के द्वारा अपघटित होकर इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। ऑक्सीकरण रिडक्शन अभिक्रियाओं का जब हमने अध्ययन किया तो वहाँ पर हमने अध्ययन किया जल के रिडॉक्स क्षेत्र का या रिडॉक्स विभव का और वहाँ पर हमने क्या अध्ययन किया कि जलीय तंत्र मुख्य रूप से ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए सुसंगत है या जलीय तंत्र में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आसानी से हो सकती है जबकि अमोनिया जस्ट इसके रिवर्स है, इसके अपोजिट है। उसमें अपचयन अभिक्रियाएं बड़ी आसानी से संपन्न करवाई जा सकती है लेकिन वहाँ पर हम जो ऑक्सीकारक हैं उनको इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल अमोनिया सॉल्यूशन। जब हम अमोनिया विलायक के अंदर किसी मेटल को डिसॉल्व करते हैं तो वो वहाँ पर इंटरेक्शन करके विशिष्ट कंडीशन डेवलप करते हैं और जब हम स्टार्टिंग में क्षारीय या क्षारीय मृदा धातुओं को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो जनरली ये दिखता है कि वहाँ पर
एक हल्के नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। इस अमोनिया विलयन के अंदर हम कोई भी धातु को डिसॉल्व करें, उसका अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उन सभी धातुओं के लिए जो तनु विलीन होगा उनका रंग एक जैसा ही होगा, वो हल्का नीला रंग ही दिखाई देगा और उनका अवशोषण स्पेक्ट्रम भी लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उनकी जब हम चालकता वगैरह का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम भी देखते हैं कि इनमें जो रेनाइन हैं वो समान प्रकार के आयन होते हैं और ये जो विलयन का नीला रंग है ये अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। तो जितने भी धातु या क्षारीय धातु हैं, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु है, उन सभी का जो नीला रंग है वो अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। अब लास्ट में है अमोनिया विलायक की सीमाएं। तो सबसे बड़ी सीमा इसका ये है कि इसका जो द्रव ताप क्षेत्र है, जो हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, द्रव ताप क्षेत्र यानी वह ताप क्षेत्र या रेंज जिसके मध्य में पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। तो अमोनिया के लिए जो द्रव ताप क्षेत्र है वो माइनस डिग्री में ही है, -77.80 से -33.40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर रेंज है वहीं पर अमोनिया द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस कारण जो सामान्य अवस्था है या एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पर अमोनिया को विलायक के रूप में यूज़ करना मुश्किल है। इसके अलावा अमोनिया अधिक आर्द्रताग्राही प्रकृति का पदार्थ है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट में अमोनिया को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है कि कहीं से भी नमी वो अब्जॉर्ब ना कर सके। फिर भी बहुत सी ऐसी कार्बनिक और अकार्बनिक संश्लेषण अभिक्रियाएं हैं जिनमें अमोनिया को विलायक के रूप में यूज़ किया जाता है और वहाँ पर अमोनिया विशिष्ट विलायक के रूप में होता है। अगर वो विलायक नहीं हो तो कुछ विशिष्ट प्रकार के सिंथेसिस संभव भी नहीं होते। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।